हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल बैनर्जी और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ पाइथन का एक कंप्लीट सीरीज जिसमें आपका 11 और 12 के सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सीबीएसई की स्टूडेंट है तो एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ईच एंड एवरीथिंग में इसमें कंसेप्चुअली आपको समझाऊंगा। सेकेंडली, ये सीरीज लोगों के लिए है जो पाइथन को एकदम स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, यानी कि कहे ना कहे कि ये पूरी सीरीज जो है ये हर बच्चे के लिए, हर किसी के लिए ही यूजफुल है। लेकिन 11-12 के सीबीएसई को देखते हुए उसके सिलेबस को इसमें मैंने कंप्लीट किया हुआ है, बस यही फर्क है। लेकिन जो नया सीखेंगे उसके लिए भी सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज मैंने छोड़ दिया है। सेकेंडली, मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं इसमें ना थ्योरी के लिए आपको अलग से कुछ पीपीटी से नहीं समझाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करते करते आपको थियोरिटिकल चीज को समझा दूंगा ताकि आपको डेफिनेशंस वगैरह रटने की जरूरत ना पड़े और आपको खुद पता हो कि अगर कोई हमसे कोई टर्म्स कुछ पूछते हैं तो उसका आउटपुट या उसका जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो आप अपने कंसेप्ट लगा के बता सकते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है पाइथन, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी। यस, बिल्कुल। पाइथन जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज। जावा है, सी प्लस प्लस है, ASP.NET है, बहुत सारे हैं। लेकिन वो सारे लैंग्वेजेस में एक दिक्कत यह है कि कोड बड़ी लंबे लंबे होते हैं सॉरी, और उसको सीखने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन पाइथन आपके लिए हर चीज को बहुत ही सिंपल रखा है, इतना सिंपल कि कोई भी इसको सीख सकता है। इवन नॉन आईटी के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं जिसके पास प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है। डे वन से अगर वो पाइथन को स्टार्ट करे ना तो डे वन पे ही वो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स बना लेंगे। सिंपल प्रोग्राम्स लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट निकालना, एक ही दिन में सीख सकते हैं, वो भी मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। मैं उसी तरह से आपको ये सीरीज को बताने वाला हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, कहीं पर भी दिक्कत होगा, जो भी आपके मन के सवाल होगा आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं खुद ब खुद आपके सवाल को रीड करने की कोशिश करूंगा दिमाग से इधर से खड़ा होके, और मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द सवाल जो आपके दिमाग में आ सकते हैं वो भी कवर अप हो जाए। सेकंड है कि ये पाइथन जो है काफी हाई पावर होते हैं। हाई पावर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा आपका अगर आप पाइथन सीखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाई पावर का मतलब है कि पाइथन के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज और जो जो उसका रिक्वायरमेंट है एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, सारा चीज इसके पास अवेलेबल है। तो इसलिए आप पाइथन को यूज करके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं कम कोड लिख के, यानी कि आपका डेवलपमेंट फेस बहुत कम जाएगा, यानी कि टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, परफेक्ट। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक प्रोग्रामिंग सो सिंपल दैट एनीवन कैन लर्न इट। यस भाई, बिल्कुल सही बात है, कोई भी इसे सीख सकता है, कोई भी। जावा सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सी प्लस सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इन द सेंस कम से कम 3 महीना 4 महीना तो लगेगा टाइम आपको अच्छे से सारे चीज को समझने में। पाइथन ऐसा है कि 1 घंटा में ही आपको सिखा देगा बहुत कुछ, बस मेरे साथ बने रहिए। आपको पहला जो है मैं कंसेप्ट क्लियर आउट करूंगा, और सेकंड आपकी जो थ्योरीज है उसको भी कवर अप करूंगा थ्रू प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होता है, हर चीज ऑब्जेक्ट। जैसे स्कूल में हर बच्चा क्या होता है, स्टूडेंट होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई भी क्लास का हो, स्टूडेंट है। कॉलेज में हर बच्चा क्या होता है, स्टूडेंट होता है। परफेक्ट। उसी तरह से पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट वैसे होता क्या है, किसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट? जिसके पास आइडेंटिटी हो, यानी कि कोई लोकेशन, कोई एड्रेस हो। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपसे अगर कोई पूछा आप कहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो आप बोलेंगे हम फलाना स्कूल में पढ़ने जाते हैं। कोई पूछा कहाँ पे वो स्कूल है, हम बोलेंगे उस जगह पे है। तो वो हमारा आइडेंटिटी हो गया, यानी कि एड्रेस हो गया। तो ऑब्जेक्ट के पास आइडेंटिटी होता है, उसका टाइप होता है टाइप इन द सेंस वो किस तरह का वैल्यू को स्टोर करने वाला। जैसे मैं कहा कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज आपका एड्रेस हो गया, और कॉलेज में आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं वो आपका टाइप हो गया। आपने कहा कि मैं बीटेक में हूँ या बीसीए कर रहा हूँ, तो वो आपका टाइप हो गया। एग्जाम्पल के तहत हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो नहीं रहा पाइथन के अंदर, बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि इसको हम लोग किस तरह से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके समझ सकते हैं, राइट?
और उसके पास वैल्यू होगा। आप खुद एक वैल्यू है, स्टूडेंट जो पढ़ने जा रहा है वो खुद एक वैल्यू है राइट, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके पास आइडेंटिटी होगा, यानी कि एक एड्रेस होगा, एक टाइप होगा और उसके पास एक वैल्यू होगा। ये तीन चीज जिसके पास भी होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी इंटरव्यू या एक नंबर में कि पाइथन में हर चीज क्या होता है। हम कहेंगे पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कोई फिर से आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वो चीज ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास तीन चीज जनरली हो, एक उसका आइडेंटिटी हो, एक उसका टाइप हो और एक उसका वैल्यू हो। राइट, आइडेंटिटी हो, टाइप हो, वैल्यू हो, बस। पैरेटो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, मैं बस आपको थोड़ा बूस्टअप करने के लिए ये स्लाइड को डाला हूं इसमें। पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आप 20% एफर्ट डालिए और 80% रिजल्ट लेके जाइए। बहुत बड़ी चीज है भाई। 20% एफर्ट डाल के 80% तो कोई सब्जेक्ट नहीं देता है। मैथ्स देगा आपको, 20% प्रैक्टिस कीजिए 80% रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। केमिस्ट्री में भी नहीं आएगा, फिजिक्स में भी नहीं आएगा, इंग्लिश में भी नहीं आएगा, हिंदी में भी नहीं आएगा, लेकिन पाइथन में आएगा 20%। यानी कि ये 20% एफर्ट डालने का मतलब क्या है? यानी कि आपको कंसेप्ट बस पकड़ लीजिए। 20% कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो 80% आपका जितना भी प्रोग्रामिंग है सब हो जाएगा। ये प्रिंसिपल वही कह रहा है। और चलिए देखते हैं इसको सिंपल वे में कि सही में हम लोग का पैरेटो प्रिंसिपल काम आ रहा है या नहीं। चलिए, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पाइथन फंडामेंटल मास्टरिंग द कंसेप्ट। मैं बहुत शॉर्ट टाइम में बिना ज्यादा बात किए आपको कंसेप्ट को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इस चार चीज को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूं। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है? प्रिंट। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको पता होगा कि इसमें जो भी कोड सब लोग लिखते हैं जनरली ना, ये हमें इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड में मिल जाता है। सेकंड है कि पाइथन जो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा के तरह। अगर आप जावा के बारे में पढ़े हैं तो जावा के तरह होता है। इसका मतलब क्या है कि पाइथन को आप कहीं पर भी लिखिए और कहीं पर भी रन कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज भी है, एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी है, हाई पावर है, बहुत कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को लेके। अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करवाना है पाइथन में तो आप सिंपल लिखिएगा प्रिंट, और मैं प्रिंट करवाता हूं यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, परफेक्ट है। अब आप यहाँ पे एक नोटिस कीजिए कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स दिया। ये डबल कोट आप कब लगाइएगा? जब आपको कोई स्टेटमेंट अपने से प्रिंट करवाना हो तो आप डबल कोट का यूज कीजिएगा। समझे नहीं? मैं फिर से समझाता हूं। इसको कंसेप्चुअली समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। चलिए, मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू लेता हूं लाइक x इक्वल्स टू 10। यहाँ पे x हमारा क्या है? x हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, आप जैसे ही x इक्वल्स टू 10 लिखेंगे ना, पाइथन क्या करेगा, सिस्टम की जो रैम है, इस रैम यानी कि टेम्पररी मेमोरी जहाँ पे स्टोर होता है, वहां पे एक वेरिएबल बनाएगा x नाम से और यहाँ पे 10 स्टोर कर देगा। बिल्कुल। और इसका कुछ एड्रेस होगा। तो हम लोग ना इतना बड़ा एड्रेस को याद नहीं रख सकते और पता कर सकते हैं कि किस एड्रेस पे ये बना है, लेकिन वहां कंसेप्ट को नहीं लेके जाते। बस इतना समझते कि जब आप x इक्वल टू 10 लिखते हैं तो ये तीन चीज होता है इसमें। ठीक है, तो ये इसका आइडेंटिटी है, ये इसका वैल्यू है, और इसका टाइप क्या है कि ये एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और x जो है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वहां के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू 10 लेके ही वो आगे बढ़ेगा। अगर मान के चलिए इसी x इक्वल टू 10 के जस्ट नीचे अगर हम फिर से लिखते हैं x इक्वल टू 100, तो ये क्या करता, 10 के बदले यहाँ पे 100 लिख देता, 10 हट जाता। और हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल दो वैल्यू को कभी होल्ड नहीं कर पाएगा, वो इसको ओवरराइट करके ये वैल्यू यानी कि उसका नया वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा वेरिएबल एक के साथ ही रहता है, एक वैल्यू के साथ, दो वैल्यू वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक, परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं प्रिंट स्टेटमेंट पे। चलिए, वेरिएबल आपको समझ में आया? यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल यानी कि वैल्यूज चेंज हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू लिया x इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक मैंने लिया a इक्वल्स टू राज। ठीक है, और एक लिया f इक्वल्स टू 5.7।
अब आप सोचेंगे कि सर आपने x पे 10 लिखा, इसमें 5.7 लिखा, ये भी एक नंबर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे राज लिखा, यहाँ पे आपने डबल कोड दिया। आप डबल कोड इसमें भी दे सकते थे, इसमें भी दे सकते थे। मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ। ये इसका जो डेटा टाइप है ना, ये होता है स्ट्रिंग, ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग। ये जो है ये एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर, यानी कि नंबर है। ये क्या है? ये एक फ्लोट वैल्यू है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको पॉइंट लगाना है तो उसको हम लोग फ्लोट बोलेंगे। जब आप डबल कोट देंगे तो वो एक स्ट्रिंग बनता है, यानी कि वो नंबर नहीं है, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मिलके कोई एक वर्ड को बनाया है। और पाइथन में एक चीज याद रखिएगा कि हर चीज स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे कैरेक्टर का कंसेप्ट को हटा दिया गया है। अगर हम लोग सी प्लस प्लस या जावा का बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, कैरेक्टर को ना हम लोग सिंगल कोट से डिफाइन करते थे। सिंगल कोट का मतलब होता था कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन पाइथन में हर चीज स्ट्रिंग है, यानी कि अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल कुणाल में लिखता हूं, अगर आप इसको सिंगल कोट में लिखते हैं तो भी ये स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पे डबल कोट दे देते हैं तो भी ये स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल कोट दे देते हैं तो भी ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आप 4 वाला दे देंगे तो फिर पाइथन बोलेगा बाबा इतना सारा नहीं, 1 2 3 बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो सिंगल, डबल या ट्रिपल, इसमें से आप कोट लगाना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा डबल कोट का ही यूज कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों सर? मान के चलिए कि आज आप पाइथन सीख रहे हैं, कंसेप्ट में आपका क्लियर कर रहा हूं, ये कंसेप्ट पाइथन के लिए सीमित है। कल को अगर आप जावा, सी या सी प्लस प्लस में स्विच करना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप उस पर प्रोजेक्ट बनाएं, तो वहां पे अगर आप सिंगल कोड का, यहाँ पे जैसे अगर आप मान के चलिए कि सिंगल कोड से ही प्रैक्टिस कर लिए तो वो आपके प्रैक्टिस में रह जाएगा। और फ्यूचर में अदर प्रोग्रामिंग में आपको डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस में रहा, वहां एरर फेंकेगा, क्योंकि सिंगल कोड का मतलब कैरेक्टर्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन चीज को लेके ही चलते हैं जो हर जगह पे अप्लाई कर सके, ठीक है। हम जब ये प्रोग्रामिंग भी करवाएंगे वहां पर भी आपको फॉर्मूलाज वगैरह ऐसा लिखवाएंगे कि जो आप हर जगह पे यूज कर सके। और पाइथन के तो सिंटैक्स को यूज करेंगे क्योंकि अभी पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो सिंटैक्स पाइथन का रखेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला, डबल कोट, ये सब जो यूज किया जाता है वो हम हर प्रोग्रामिंग को लेते हुए सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट अप्रोच है कि डबल कोट के साथ कीजिए। सिंगल कोट दे सकते हैं, लेकिन बस वही है कि अगर फ्यूचर में जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट, मैं चाहता हूं कि x का वैल्यू प्रिंट हो, साथ में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। अब आप सोचिए, मैंने क्या कहा था कि डबल कोट हम लोग, या सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, जो भी हो, मैं डबल कोट लेके चलता हूँ। डबल कोट का यूज हम लोग कब करेंगे, जब मेरे को कोई स्टेटमेंट खुद से प्रिंट करवाना हो, राइट। तो मैं चाहता हूं कि x का वैल्यू प्रिंट होने के बाद ना ये राज प्रिंट हो, लेकिन जब वो प्रिंट हो साथ में सट के प्रिंट ना हो, बीच में कुछ एस्ट्रिक आ जाए एक, तो वो मैं खुद से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। कंप्यूटर पाइथन को नहीं पता कि मैं वहां पे एस्ट्रिक प्रिंट करवाना चाहता हूँ बोल के, तो मेरे को खुद से जो भी प्रिंटिंग करवाना है डबल कोट में करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट एस्ट्रिक, ठीक है, खत्म। फिर देंगे कॉमा। अब मैं इन दोनों में से किसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ए को। अब कॉमा, अब मैं चाहता हूँ एफ, लेकिन चाहता हूँ कि ए और एफ के बीच में स्पेस आ जाए, एस्ट्रिक ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डबल कोट ऑन, डबल कोट ऑफ, बीच में क्या है, स्पेस है, कॉमा एफ, बस काम खत्म। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स। देखिए एक्स में मैंने डबल कोट नहीं दिया, ये चीज को ही याद रखना था। बहुत बच्चे स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं। आप जब कोई वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे ना, तो वहां पे डबल कोट नहीं देना, यानी कि ये एक्स आपके प्रोग्राम में पहले से ही एग्जिस्ट होना चाहिए और उसके पास कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो ही वो इसको प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे x मैंने पहले से ही बना के रखा है, इसलिए x के ऊपर मैंने डबल कोट नहीं दिया। ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है और मैं खुद से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डबल कोट दिया, बस इतना ही है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 10 एस्ट्रिक राज स्पेस 5.7 परफेक्ट। और अगर आप गलती से इस पे भी डबल कोट दे देते ना, तो ये आउटपुट ऐसे आ जाता है, x एस्ट्रिक राज 5.7, समझ रहे हैं। तो जब आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करवाना है, उसमें डबल कोट नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है।
एकदम इजी कंसेप्ट है, समझ में आया आपको कि डबल कोट कब यूज करें, ट्रिपल कोट आपके ऊपर है, सिंगल कोट भी आपके ऊपर है, मैं डबल कोट लेके चल रहा हूं। तो इसमें आपको पता चल गया क्या क्या सॉरी, वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग को कैसे करके हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, इसको इनिशियलाइज बोलते हैं। जब कोई वैल्यू को कोई वेरिएबल होल्ड करता है तो उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्लोट वैल्यू। तो पाइथन में हमने तीन चीज सीखा, एक इंटीजर वैल्यू को कैसे होल्ड करवाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू को और फ्लोट वैल्यू को, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम कुणाल फ्रॉम जमशेदपुर, ठीक है, ऐसे हमको प्रिंट चाहिए। यहाँ पे दो अलग लाइन है, तो मैं यहाँ पे दो चीज कर सकता हूँ, दो केस हमारे पास है। पहला केस क्या है कि आप लिख सकते हैं प्रिंट डबल कोट, क्योंकि मेरे को खुद से प्रिंट करवाना है, आई एम कुणाल, ये एक लाइन हो गया। सेकंड लिखेंगे प्रिंट फ्रॉम जमशेदपुर, ठीक है। यहां पे एक कंसेप्ट को पकड़िएगा कि क्योंकि अलग अलग लाइन पे था तो मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया। हमेशा याद रखिएगा कि पाइथन में जितना बार भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज कीजिएगा वो न्यू लाइन पकड़ता है। एक प्रिंट एक लाइन पे करेगा, दूसरा प्रिंट हमेशा न्यू लाइन पे। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है पता है, ये पाइथन क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट रखता है स्लैश एन बोल के, और आप बोलेंगे कि सर ये स्लैश एन क्या होता है, मैं आपको इसको जस्ट इसके बाद वाले स्टेटमेंट पे बताता हूं, ठीक है। ये है केस 1 जिसमें आपको ये सेम आउटपुट अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं केस 2 पे। मैं क्या करूंगा, यहां पे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और फिर भी हम अचीव करेंगे ये दो अलग अलग लाइन को। कैसे, मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंट आई एम कुणाल, और मैं चाहता हूं इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखे वो न्यू लाइन पे आए, तो मैं यहां पे लगा दूंगा स्लैश एन, ठीक है, फ्रॉम जमशेदपुर। समझ में आया? ये जो स्लैश एन है, जो ये पाइथन पहले से ही इस स्टेटमेंट में, तो पाइथन क्या करता है, अपने से ही होल्ड किया हुआ रहता है। ये प्रिंट आप देते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट अपने आप जुड़ जाता है, वो आपको दिखता नहीं है, रन टाइम में अपने आप वो जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्लैश एन है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। मतलब आप इतना समझ जाइए कि स्लैश एन का मतलब होता है एंटर। आप जैसे कुछ चीज टाइप कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो आप क्या करते हैं, डेफिनेटली एंटर दबाते हैं। तो ऐसे रनिंग कोड में तो हम लोग एंटर नहीं दबा सकते हैं, तो हम लोग वहां पे स्लैश एन लिखते हैं। तो जब कोड रन होता है तो पाइथन को समझ में आ जाता है, अच्छा स्लैश एन है, यानी कि मेरे को न्यू लाइन पे जाना है। ये चीज डिस्प्ले नहीं होता है, ये सिर्फ एंटर, जैसे आप एंटर मारते हैं तो आपको डिस्प्ले होता है एंटर 1, वो सिर्फ नीचे वाले लाइन पे कर्सर को लेके आता है, सेम चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को एक वेरिएबल पे होल्ड करता तो फिर क्या मेरे को डबल कोट से प्रिंट करवाना पड़ता है? नहीं। मान के चलिए कि मैं एक वेरिएबल ले लिया x नाम से, एक वेरिएबल ले लिया y नाम से, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को हटा देता हूं और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट x प्रिंट y, तो ये सेम चीज हमें आउटपुट आ जाएगा। क्यों? तब आपको यहाँ पे ऐसे डबल कोट देना जरूरी है, नहीं तो फिर एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, सॉरी। तो देखिए, ये वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, ये वेरिएबल का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा। तो लगभग आपको प्रिंट स्टेटमेंट का पर्पस समझ में आ गया कि प्रिंट स्टेटमेंट में किस तरह से हम लोग प्रिंटिंग का यूज करते हैं, स्लैश एन का यूज कब करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, अब थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट में एक और एक स्केप सीक्वेंस देखते हैं। पहला तो हमने स्लैश एन को देख लिया, ये एंटर का काम करता है, न्यू लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन। आपको और एक चीज यूज होता है सबसे ज्यादा, जो कि है स्लैश टी। मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए, स्केप सीक्वेंस बहुत सारे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपके अंदर उतना ही दिमाग में डाल रहा हूं जितना अभी के लिए जरूरत है।
फिर जैसे आगे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम लोग और आगे समझते जाएंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर और क्या क्या चीज होता है, कैसे डाले, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, समझ में आ जाएगा। एक साथ ज्यादा लोड देंगे आप परेशान भी हो जाइएगा, बोर फीलिंग होगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्लैश टी का यूज। स्लैश टी का मतलब होता है टैब। आपके कीबोर्ड में देखे ना एक टैब होता है, स्केप की जस्ट नीचे तरफा में आपको टैब मिलेगा, एक टैब दबाते हैं तो 3-4 स्पेस ले लेता है, बस यही उसका काम है। लाइक अगर आपको कोई ऐसा वर्ड प्रिंट करना है हेलो और थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट हेलो, आप स्लैश टी लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ड, तो आपका सेम आउटपुट अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको स्लैश एन स्लैश टी पता चल गया, ये दोनों जो है ये दोनों स्केप सीक्वेंस है और ये डिपेंड करता है कि आप आउटपुट को कैसे करके प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट का एक चीज और देखते हैं। सपोज आपको एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है, ठीक है, और ये एस्ट्रिक टोटल प्रिंट होगा मान के चलिए 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स प्रिंट होगा। प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग ये चीज को भी अचीव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट, अब मेरे को एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है और ये मैं करवा रहा हूं अपने तरफ से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डबल कोट एस्ट्रिक। ये तो एक ही बार प्रिंट करेगा, हम क्या करेंगे, 100 टाइम्स करवाना है तो हम इसको बताएंगे प्रिंट स्टेटमेंट को कि ये चीज हमको 100 टाइम्स चाहिए, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनटू, इनटू साइन में एक्स नहीं लिखना है, एस्ट्रिक का यूज करना है, ऐसे एस्ट्रिक। ये दोनों देखने में सेम है और सेम ही है, एक को डबल कोट में रखिएगा और एक को बिना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ऑपरेटर है। कितना टाइम प्रिंट करना है, 100 टाइम्स, तो आप इसको अचीव कर लीजिएगा, राइट। फाइन, तो आई होप कि प्रिंट स्टेटमेंट में आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स को समझ में आया आपको कि प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे, क्या आउटपुट निकालना है, कब वेरिएबल पे रख के प्रिंट करते हैं, कब बिना वेरिएबल पे रख के डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज आगे जब प्रोग्राम करेंगे आपका प्रिंट स्टेटमेंट और आपको बेटर वे में क्लियर आउट होगा। अब आते हैं हम लोग इनपुट स्टेटमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनपुट। सपोज मैं कोई चीज इनपुट लेना चाहता हूं ए पे, पहले क्या कर रहे थे, हमने ऐसे करके रखा हुआ था कि x का वैल्यू 10 है। अब मैं चाहता हूं कि x का वैल्यू 10 हम नहीं रखें, यूजर दे, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू लिखेंगे इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे एक मजेदार चीज पाइथन ने किया है कि आप जब यूजर से इनपुट लेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि आप यूजर को बोलेंगे कि उसको क्या इनपुट देना है। आप उसको बोलेंगे एंटर योर नेम या एंटर अ नंबर या एंटर योर एज, कोई मैसेज एक प्रिंट होना चाहिए। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि पाइथन में कोई चीज को भी अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट है। लेकिन हमने क्या कहा स्टार्टिंग में कि पाइथन बहुत ही सिंपल है, बस लॉजिक को आपको समझना है। तो पाइथन ने क्या किया, उससे पता चला कि भाई इनपुट स्टेटमेंट तो तब हमेशा जरूरत पड़ेगा जब यूजर से वैल्यू चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया, इनपुट और प्रिंट को ना मर्ज कर दिया। बोला कि मेरा जो इनपुट स्टेटमेंट है वो दो काम कर देगा, एक तो है वो इनपुट भी ले लेगा और सेकंड है वो प्रिंट भी कर देगा। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं लिख के यहाँ पे लिखना है एंटर अ नंबर। सॉरी, तो जो चीज आप प्रिंट पे लिख रहे थे अब वो आप इनपुट पे लिखे। क्यों? क्योंकि इनपुट दो काम करता है, एक तो यूजर से इनपुट भी ले लेगा और प्रिंट स्टेटमेंट को बाईपास करके यही प्रिंट का काम भी कर दिया। यानी कि ये थोड़ा टीचर वाले लेवल पे चल गया, समझे ना। टीचर्स होते हैं ना, दोनों काम कर देते हैं, बच्चे को पढ़ा भी दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, खुद भी समझ जा रहे हैं, ऐसा है। तो इनपुट स्टेटमेंट भी वही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान के चलिए दो नंबर ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको दो नंबर लेना है, तो मैं एक्स ले लिया, एक में ले लिया वाई, इसमें भी मैं इनपुट ले लेता हूं, ठीक है। और इसमें लिखता हूं एंटर अनदर नंबर, ठीक है। दो नंबर हमारे पास आ गया। ऐड कैसे करेंगे, ऐड के लिए हम करते हैं एक्स प्लस वाई। कंसेप्ट को समझिएगा, एक्स प्लस वाई करेंगे, दो नंबर आया,
अब इनपुट स्टेटमेंट और नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि अब मैं कुछ इनपुट नहीं दे रहा हूं, अब प्रिंट करवा रहा हूं, तो प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट। अब देखिए जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, मैं कॉल किसको करूंगा? एक्स प्लस वाई ऐड तो हो गया, लेकिन उसका वैल्यू है किसके पास? कौन होल्ड किया है? कोई नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ जेड, जो क्या करेगा ना, ये दोनों का सम को होल्ड करेगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट को रखा हूँ, एक का नाम ए है, बी है, सी है। ए को मैंने 10 दिया, बी को मैंने 20 दिया, और जो सी है उसको मैंने बोला कि भाई तुम दोनों का सम को स्टोर करना। तो 10 प्लस 20 30। अगर मैं ए को कॉल करूंगा तो ए बोलेगा 10, अगर मैं बी को कॉल करूं बी बोलेगा सर 20, और अगर मैं सी को कॉल करूं तो सी बोलेगा सर 30, क्योंकि दोनों का सम उसके पास है। राइट? तो सम जो है जेड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, ये जितना इजी लग रहा है उससे भी इजी है, टफ नहीं है। अब बात को समझिए। अभी मान के चलिए कि x का वैल्यू मैंने दे दिया 5 और y का वैल्यू मैंने दे दिया 8। पता है z के पास क्या स्टोर होगा? आप सॉरी, गेस कर सकते हैं? z के पास होगा 5 और 8। आप बोलेंगे सर 5 और 8 कैसे? एक चीज याद रखिए कि इनपुट जब हम लोग लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, नंबर पे नहीं लेता। उसको बाय डिफॉल्ट बनाया गया है कि भाई अगर कोई इनपुट डायरेक्टली लिख रहा है तो स्ट्रिंग में लो, चाहे वो नंबर दे, लेकिन तुम उसको स्ट्रिंग में होल्ड करना। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पाइथन ने जब इसको होल्ड किया है तो इसमें ना वो डबल कोट लगा दिया है। ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये आपके जो सिस्टम के जो रैम बना है ना, जिसमें एक एक्स नाम बना है, एक वाई नाम बना है, ये एक्स है ये वाई है, इसमें आ गया है 5 ऐसे, और इसमें आ गया है 8, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 5 और 8 बन जाता है, दोनों कॉन्कैट होता है, सम नहीं होगा। समझे? तो अगर आपको ये दोनों को ऐसे नंबर पे डालना है जो कि इंटीजर हो, बिना पॉइंट वाला, तो हम यहां पे लिख देंगे इंट, यहां पर भी लिख देंगे इंट, और इसको यहां पे एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहां खत्म। अब ये अब जो बनेगा ना, ये अब अगर आप 5 देते हैं और 8 देते हैं तो z का वैल्यू आ जाएगा आपका 13, 8 9 10 30। समझ में आया? इंट कब लगाना है? जब आपको नंबर पे इनपुट चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यूजर ना 5.5 भी दे सकता है, 8.7 भी दे सकता है, तो ये तो अब इंटीजर नहीं है, तब आपको क्या करना है? इस जगह पे क्या लगाना है? फ्लोट। ठीक है, और इस जगह पे भी क्या लगाना है? फ्लोट। और देखिए पाइथन इतना शातिर है, उसको पता है कि ये फ्लोट है ये फ्लोट है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट बना देगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर एक को इंटीजर में रखे और दूसरा को फ्लोट में रखे तो भी इसको फ्लोट बना देगा, हमेशा बड़ा वाला वैल्यू। अब आप खुद सोचिए ना, 5 बड़ा है कि 5.7 बड़ा है, या चलिए 5.1। ऑब्वियसली 5 से बड़ा तो यही है, 5.1 5.7। तो जो बड़ा वाला वैल्यू का डेटा टाइप होगा वही वो फाइनल वाला को बना देता है, जिसमें वैल्यू को स्टोर करना है। तो आई होप कि आपको इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन बढ़िया से समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे कुछ प्रोग्रामिंग्स को करते हैं ताकि कंसेप्ट को और बेटर वे में क्लियर कर सके। परफेक्ट है? चलिए देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज। सम भी बोला है, एवरेज भी बोला है। कितना नंबर बोला है? 2 नंबर्स। ठीक है, पहले 2 नंबर लेते हैं, एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं। और आप लोग ना हमेशा पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैंने अभी क्या किया, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स बोल के स्टार्ट कर दिया। नहीं करना है ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं मत कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। बाई टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर से इनपुट आएगा। परफेक्ट है। यूजर में इनपुट इंटीजर और डेसिमल वैल्यू। अच्छा, यानी कि जो इनपुट आएगा उसमें इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप इंटीजर यानी कि इंट का यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यू ही जाएगा, लेकिन अगर आप फ्लोट का यूज करते हैं तो उसमें नॉन डेसिमल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू दोनों लेगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, दोनों का इनपुट डेसिमल में लेना है, यानी कि फ्लोट। तो इसमें लिख देंगे फ्लोट, अब लिख देंगे इनपुट। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। देखिए जो भी स्टेटमेंट हम अपने से प्रिंट कर रहे हैं सब में डबल कोट लगा रहे हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनपुट दोनों काम कर देगा। एक तो इंटीजर और सॉरी यहाँ पे फ्लोट में मुझे लिखना था, फ्लोट।
सॉरी, एक तो ये वैल्यू भी इनपुट ले लेगा और प्रिंट भी करवा देगा, ठीक है। फ्लोट इनपुट, यहां पे लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे याद रखिएगा 2 ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। एग्जाम में कभी कभार बच्चे लोग गलती कर देते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर लिखते हैं फ्लोट, फ्लोट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। 2 नंबर हमारे पास आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, सम। तो सम के लिए मैं लेता हूं एस, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए मैं लिखता हूं ए बी जी इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई 2। क्योंकि 2 नंबर था इसलिए 2 लिखा, क्योंकि एवरेज अगर 3 नंबर रहता तो 3 लिखते हैं, ये तो मैथ्स है। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज आपको और क्लियर आउट करवाता हूं। प्रैक्टिकल करते करते थ्योरी को भी हम लोग करते रहेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। देखिए यहां पे मैंने एक /2 लिखा, /2 और एक होता है डबल स्लैश, एक होता है स्लैश, एक होता है डबल स्लैश। यानी कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे और एक आप ऐसे भी लिख सकते थे। 2 पार्ट था, एक ऐसा और एक ऐसा। मैंने इसको चुना, ठीक है। क्यों चुना, इसको क्यों नहीं चुना, देखते हैं ये दोनों में फर्क क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 5/2 और एक लिखता हूं 5/2, तो दोनों में आउटपुट में क्या फर्क आएगा। इसमें हो जाएगा 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 1.05, यानी कि अगर मैं सिंगल स्लैश देता हूं तो मेरा आउटपुट ये आएगा पॉइंट में। अगर मैं डबल स्लैश देता हूं तो क्या हो जाएगा 5/2, 2 2 4 1, ये और डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसको अभी तक के लिए बस इतना याद रखिए कि डबल स्लैश भी पाइथन यूज होता है और इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। अभी के लिए इतना, बाकी आगे सीरीज में जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये सब चीज के बारे में और डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी बस इतना समझना जरूरी था कि स्लैश कब लगाए, डबल स्लैश कब लगाए। तो यहाँ पे एवरेज दिया है, हमको कुछ बताया नहीं है कि एवरेज में पॉइंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सिंगल स्लैश पे इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों को प्रिंट भी करना है। अगर प्रिंट नहीं करेंगे तो यूजर को पता चलेगा कैसे कि सम क्या है एवरेज क्या है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज को अलग अलग मेरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं चाहता हूं कि सम के पहले ना कुछ चीज लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ताकि यूजर को पता चले अच्छा से। तो मैं चाहता हूं कि सम इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल सम इक्वल्स टू, डबल कोड बंद, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं खुद से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने लिखा सम इक्वल्स टू। वैल्यू किसके पास है, एस के पास, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस। यहाँ पे जो वेरिएबल लीजिएगा ये वेरिएबल भी सेम वही रखिएगा। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, केस सेंसिटिव होता है। आप अगर कैपिटल एस लिखे हैं और स्मॉल एस यहाँ पे लिख देंगे एरर आ जाएगा। यही कंसेप्ट है बस, चीज बहुत इजी है, बस यही कंसेप्ट है समझने का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाले को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एवरेज इक्वल्स टू डबल कोट कॉमा ए वी जी। ये प्रोग्राम हमारा बन गया। आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप कभी भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं ये प्रोग्राम सही से रन कर रहा है या नहीं। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट बता रहा है राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेस है और हाइट है। एक चीज याद रखिएगा, वेरिएबल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब ना नामकरण करना भी एक तरह की कला होती है प्रोग्रामिंग में। बहुत बच्चे क्या होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी एक नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं। नामकरण बढ़िया से रखिए ताकि कोई भी प्रोग्रामर देखे तो आपके प्रोग्रामिंग के वेरिएबल के नेम से भी वो पता कर सके कि अच्छा ये नाम लिखा है क्योंकि इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ये चीज इस पर्टिकुलर टॉपिक को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका हमें बेस और हाइट हमको इनपुट लेना है। हाफ का इनपुट हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका इनपुट हम लोग नहीं लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। बेस के लिए मैं लिखता हूं बी, बहुत बच्चे यहाँ पे बेस भी लिखते हैं।
तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा आप वेरिएबल का नाम ना ले, छोटा छोटा लिखिए, क्योंकि फिर फॉर्मूलाज में आपको यूज करना है, फिर आगे जाके कहीं पे यूज करना हो तो बार बार आपको उतना बड़ा नाम लेना पड़ेगा। तो शॉर्ट नेम रखिए, ठीक है, लेकिन ऐसा रखिए कि समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू बेस हाइट के लिए एच। अब दोनों का इनपुट लेने के पहले सोच लीजिए सॉरी कि क्या लेना है, इंट पे लेना है कि फ्लोट में। एरिया पे काम हो रहा है और पॉइंट पे हो सकता है, तो मैं फ्लोट पे रखता हूं। अब आप कहेंगे कि सर इंटीजर कब ले, फिर आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास दिमाग है, ऐसा नहीं है। लाइक आप किसी यूजर से एज लेना चाहते हैं, तो कोई एज 5.5 देता है कि नहीं, वहां पे इंट लगा दीजिए। तो ऐसे समझिए कि कहाँ पे इंट लगाना है, कहाँ पे फ्लोट, ये थोड़ा बहुत आपको बस समझना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। और क्या इनपुट लेना है, बेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर बेस, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनपुट क्यों लिख रहे हैं, फ्लोट क्यों लिख रहे हैं, डबल कोट क्यों लिख रहे हैं। परफेक्ट, बस इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं, मेरा काम हो रहा है। चलिए, अब हाइट, इसके लिए लिख देते हैं फ्लोट इनपुट एंटर हाइट, ठीक है, परफेक्ट। अब दो वैल्यू हमारे पास आ गया, बेस आ गया, हाइट आ गया। अब फॉर्मूला निकाल लीजिए। फॉर्मूला के लिए लिखते हैं एरिया, ए आर लिख देते हैं, हाफ। हाफ नहीं लिख के आप 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं कि 0.5 भी लिखना है, ठीक है। हाफ, यहाँ पे मैंने बेस के लिए बी लिखा था तो यहाँ पे बी लिखेंगे, हाइट को मैंने एच लिखा था, यहाँ पे एच लिख दिया, काम खत्म। अब प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट। बहुत बच्चा यहाँ पे क्या करता है, एरिया लिख के छोड़ देता है। एरिया सर्कल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो पूरे स्टेटमेंट लिखा कीजिए, ये आपका प्रैक्टिस भी होगा। एग्जाम में टीचर आपका कहीं तो मार्क्स काट भी नहीं सकता, बोलेगा नहीं नहीं बच्चा पूरा लिखा है, सही सही किया है, तो इसीलिए पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कितना हो जाएगा, ए आर, बस काम खत्म। देखिए यहाँ पे जो बी लिखा था वही बी को यहाँ यूज किया, एच लिखे, बहुत बच्चा यहाँ पे बी लिखता है, यहाँ बेस लिख देता है, यहाँ एच लिखता है, यहाँ हाइट लिख देता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। जो नामकरण आप कर रहे हैं वही नामकरण रखिए। यहाँ पे चुन्नू है तो यहाँ पे चुन्नू ही बुलाना है, मुन्नू नहीं बुलाना है, नहीं तो दिक्कत। आपका नाम अभिषेक है, घर में अभी आके हम कुछ और नाम से बुलाएंगे, आप बाहर निकलिएगा, आप बोलेंगे पता नहीं किसी और के घर पे बुला रहा होगा। तो नामकरण सही रखिए, ये भी एक प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है, अच्छा प्रोग्रामिंग करने का, कि वेरिएबल का नाम परफेक्टली रखा कीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पाई का सिंबल नहीं डाला है, क्यों पता है, क्योंकि पाई का सिंबल कीबोर्ड में होता नहीं है। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, ऐसा पाई आर स्क्वायर। देखिए प्रोग्राम को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, अप्रोच करना है। आपको इनपुट लेना पता है, आपको प्रिंट लेना पता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, अप्रोच ये पता होगा तो आपका काम सही होगा। जैसे होता है ना, एग्जाम में आप पढ़ने वाले हैं, कल आपका एग्जाम है, आपके पास बुक है, नोट है, अप्रोच कि चलो 2 घंटा मैं किताब पढ़ लेता हूँ, बाकी 2 घंटा मैं नोट्स को पढ़ लूंगा, बाकी 1 घंटा रिवाइज कर लूंगा, ये अप्रोच आप कर रहे हैं। अप्रोच परफेक्ट रहेगा तो एग्जाम बढ़िया आ जाएगा। प्रोग्रामिंग में अप्रोच करते हैं, हमारे पास सारा चीज दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचिए कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। कुछ चीज याद रखने का जरूरत है, क्योंकि आप मैथ्स कर रहे हैं तो पाई का वैल्यू याद हो ही जाता है जनरल केस में। अगर नहीं है तो पाई का वैल्यू हो सकता है कि आप क्वेश्चन में दिया हो, अगर नहीं दिया हो तब तो गए आप, ठीक है। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर, आर इंटू आर को आर स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि यूजर से मेरे को एक ही बार आर लेना है, एक ही बार, वही वैल्यू को इंटू आर कर देंगे ना, फिर से मतलब आर इंटू आर, एक बार आर लेंगे उसी को इंटू फिर से कर देंगे तो आर इंटू आर हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, इसका इनपुट कभी मत लीजिएगा, इसका इनपुट मत लीजिएगा कभी भी, कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अप्रोच करते हैं। तो मेरे को एक ही वैल्यू चाहिए, आर, आर फॉर रेडियस, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोट, पॉइंट में आ सकता है, इनपुट यहाँ पे लिख देते हैं एंटर रेडियस,
ठीक है। एंटर रेडियस अगर आप और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं तो लिख दीजिए एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अच्छे से लिख सकते हैं लिखिए। यही सिर्फ मेरा रिक्वायरमेंट था, क्योंकि फॉर्मूला क्या बता रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो आर मेरे पास आ गया। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया इक्वल्स टू पाई। बहुत बच्चा क्या करता है, ऐसे पाई लिख के आ जाता है, या बहुत बच्चा क्या करता है यहाँ पे ऐसे लिख देता है पाई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। नहीं, पाइथन को इतना भी समझ नहीं है कि पाई लिखा तो ये वैल्यू लो, आपको वैल्यू पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू खुद से लिखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बच्चा यहाँ गलती करता है, यही गलती करता है बस। तो लिखेंगे 3.14, टू लिखना है टू लिख दीजिए, मैं 3.14 लिख देता हूँ। आर स्क्वायर, आर इंटू आर, तो देखिए ये पाई आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया, काम खत्म। अब क्या करना है, तो प्रिंट करना है, लिख दीजिए प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज ए आर। बस कहानी खत्म। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं क्योंकि दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर और पाई का जो वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोला है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया हूं और बच्चे लोग कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे रेट मेरे को फिक्स कर दिया है, दे दिया है। पहले तो मेरे को इसका मतलब प्रिंसिपल चाहिए, तो लिखता हूं इंट पे रख देते हैं। चलिए अगर आपको लगता है कि फ्लोट में भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों पे ही आपको केस कर रहा हूँ, एक इंटीजर फ्लोट दोनों लेके। ठीक है, इनपुट यहाँ पे क्या चाहिए, इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट लिख देते हैं और बढ़िया रहेगा, आ गया इनपुट। और क्या चाहिए, रेट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो रेट का इनपुट नहीं लेना है, टाइम का लेना है। टाइम के लिए टी लिया। आप देख रहे हैं मैं वेरिएबल को कैसे बना रहा हूँ, पी आर, जब बेस के लिए बना रहा तो बी, हाइट के लिए एच, रेडियस के लिए आर, ऐसे बनाइएगा। ठीक है, इनपुट एंटर टाइम, चलिए आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया हमारे पास, टाइम भी आ गया, परफेक्ट। अब क्या करना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू, सॉरी यहाँ पे रेट में देखिए 7.2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 7.2 लिखिएगा। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लिख देते हैं। परसेंटेज ऐसे कभी नहीं लिखना है, फॉर्मूला में ऐसा कुछ यूज मत कीजिए। फॉर्मूला में सिर्फ 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 वैल्यू जाएगा, सिर्फ वैल्यू, कोई भी अलग एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये परसेंट का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये किसी एक कैरेक्टर को दर्शा रहा है, ये कोई वैल्यू नहीं रख रहा है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 7.2 लिख दीजिएगा इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये डिवाइड बाई 100 को ना ऐसे भी लिख देता है, ऐसे नहीं होता है कंप्यूटर में, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज कॉमा एस आई। बस हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ पे आप एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आप ऊपर में यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं r इक्वल्स टू 7.2 ऊपर में इनिशियलाइज कर दिया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं r, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर में इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से पकड़ लेगा, तो आपको जो ठीक लगे वैसे भी कर सकते हैं, 7.2 डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये प्रोग्राम में मैं आपको ना दो केस बता रहा हूँ, एक है कि ऐसा आउटपुट चाहिए, एक है कि वैसा आउटपुट चाहिए, जिसमें ऐसे टेबल स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, और एक है कि ऐसे नॉर्मल। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए, आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस और टोटल बिल, एकदम फटाफट बनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया मोस्ट ऑफ द चीज, आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं अपने कॉपी में, या आप देख लीजिए, आप बाद में भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला, आइटम कोड, आइटम कोड के लिए मैंने आईसी लिख दिया। ठीक है,
अब देखिए आइटम कोड जो होता है कभी कभार स्ट्रिंग में भी होता है, नंबर का भी हो सकता है, या स्ट्रिंग और नंबर दोनों मिला के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको ना यहाँ पे स्ट्रिंग में ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इनपुट। तो इसमें क्या है कि इनपुट में नंबर और स्ट्रिंग दोनों साथ में मिला के ले लेगा, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बताया था ना 5 लिखा था तो वो नंबर, लेकिन क्योंकि इनपुट लिखा था तो 5 को क्या किया, वो डबल कोट्स में डाल दिया था। तो इसमें वैसे ही करते हैं। आगे जाके कहीं पे एडिशन भी होने वाला तो है नहीं है, किसी नंबर के साथ जुड़ेगा, कुछ आउटपुट आएगा, सिर्फ डिस्प्ले के लिए पर्पज में है, तो आप इसको इनपुट में छोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं एंटर आइटम कोड, परफेक्ट है। उसके बाद बोला आइटम नेम। आइटम नेम में आई एन आप नहीं लिख सकते क्योंकि आई एन एक कीवर्ड है। आप जैसे ही टाइप कीजिएगा आई एन देखिएगा वो एक कलर में आ जाएगा और वो आपको एरर फेंकेगा, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें आई एन एम कर देते हैं, ये भी इनपुट में रहेगा। नाम तो हमेशा स्ट्रिंग में ही होता है। एंटर आइटम नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस। प्राइस इंटीजर में ले लेते हैं। प्राइस के लिए मैं पी ले लेता हूं, छोटा छोटा रखते हैं। इंट इनपुट एंटर प्राइस, हो गया। और क्या है, कैलकुलेट टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो जीएसटी कैसे निकालेंगे, मैथ्स करेंगे। जीएसटी इक्वल्स टू 18/100 इंटू जो प्राइस है, ये हमारा प्राइस था, ये हमारा जीएसटी निकल गया इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। अब टोटल बिल निकालना है दोनों को ऐड करके। तो टोटल बिल हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस प्लस जीएसटी, ठीक है। अब आपको मैं ये वाला पार्ट सिखा देता हूं कैसे करके आप डिस्प्ले कीजिएगा। ये वाला आपके लिए होमवर्क हो रहा, क्योंकि ये पार्ट आपको ऑलरेडी आता है कि कैसे डिस्प्ले किया जाता है। तो मैं केस 1 को बताता हूं, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था स्लैश टी का यूज करते हैं। यहाँ पे स्लैश टी का काम क्या है सर, देखते हैं। देखिए प्रिंट डबल कोड, क्या क्या है, कोड है, देखिए कोड स्लैश टी, यानी कि 4-5 स्पेस ले लेगा। उसके बाद प्रिंट होगा नेम, उसके बाद दे देंगे स्लैश टी, और ये सारा चीज डबल कोड के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। इस स्लैश टी को आप बाहर नहीं लिख सकते, हमेशा डबल कोड, स्लैश एन को भी डबल कोड, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जीएसटी, फिर स्लैश टी, उसके बाद है टोटल। अब यहाँ पे डबल कोड बंद, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये वैल्यूज को प्रिंट करना है, करते हैं प्रिंट। कोड किस में रखा है, आईसी में, तो मैं लिखूंगा आईसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसमें डबल कोट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास वैल्यू है, तो डबल कोट नहीं देना है, परफेक्ट। और यहां पे लगेगा स्लैश टी, क्योंकि स्लैश टी ये इसके साथ आएगा। फिर देखिए 4-5 स्पेस के बाद नेम आएगा, तो नेम प्रिंट होने के पहले भी तो स्लैश टी होना पड़ेगा ना, तभी ना, यही लॉजिक है, लॉजिक बस, और कुछ नहीं। और मैंने आपको अभी तुरंत कहा कि स्लैश टी हमेशा डबल कोट में रहता है, इसीलिए इसको मैंने डबल कोट में डाला, ठीक है। अब नेम, नेम किस में है, आईएनएम में, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आईएनएम, फिर डाल दूंगा स्लैश टी, और जीएसटी है मेरा जीएसटी पे, तो यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी, फिर लिख देंगे स्लैश टी, और टोटल बिल जो हमारा टीबी पे है। समझ में आया आपको, देखिए कोड आईसी से आ जाएगा, नेम आईएनएम से आ जाएगा, जीएसटी जीएसटी से आ जाएगा, टोटल टीबी से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने टीबी रखा टोटल बिल का, जीएसटी का जीएसटी रखा, प्राइस का पी रखा, तो ये हमको आउटपुट अचीव हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, प्रिंट स्टेटमेंट लगाइएगा, प्रिंट आइटम नेम कॉमा आईएनएम। मैं थोड़ा सा बस आपको दिखा देता हूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिखिएगा प्रिंट आइटम नेम डबल कोट में रखिएगा, कॉमा आईएनएम। समझ में आया। जैसे प्रिंट, आपको प्राइस प्रिंट करवाना है, तो आप लिखिएगा प्राइस कॉमा पी। तो एक एक प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक एक नीचे नीचे, और आप वहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, और साथ में वो वैल्यू कौन से वेरिएबल पे है, ठीक है। ये आप अपना होमवर्क कीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। ये टॉपिक आपको हर जगह काम आने वाला है, एरे पे आएगा,
लिस्ट पे आएगा, डिक्शनरीज पे आएगा, हर जगह पे स्वैपिंग कभी कभार आता है कि एक जगह से दूसरे जगह दूसरा वाला वैल्यू इधर इंटरचेंज करना। ठीक है, मैं आपको इसका एक रामबाण वाला एग्जांपल दे देता हूँ और आपको एक निंजा टेक्निक बताऊंगा, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। रटना ही नहीं है, कोई चीज रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो पहले तो बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब है कि मान के चलिए अगर आपके पास एक ग्लास है और एक में मैंने वाटर रखा और एक में मैंने मिल्क रखा, तो इस पे भी भरा है, इस पे भी भरा है। आप दोनों को इंटरचेंज करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं। आप एक तीसरा खाली ग्लास लाएंगे और उसके बाद तो आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी कर रहा है, वैल्यूज को इंटरचेंज करवाने के लिए। ठीक है, ये हो गया थर्ड वेरिएबल। तो एक ए लेंगे, एक बी लेंगे, एक सी लेंगे। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग का अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर को इंटरचेंज करने के लिए नंबर होना भी चाहिए। नंबर कौन देगा? यूजर देगा। चलिए ले लेते हैं a इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहां पे लिख लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, हो गया। b लिख लेते हैं इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, 2 नंबर मेरे पास आ गया। तो मैं यूजर को प्रिंट करवा देता हूं कि भाई स्वैपिंग होने के पहले नंबर कैसा था। तो क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट, और यहां पे लिख देते हैं स्टेटमेंट बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज आर ए, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, बी। ठीक है, समझ में आ गया कि मैं स्टेटमेंट क्यों लिखा हूं, कहां पे डबल कोट यूज किया हूं, कहां क्या किया हूं। आपको पक्का है कि पता चल गया होगा। ठीक है, राइट। अब स्वैपिंग कैसे करेंगे? रामबाण निंजा टेक्निक। थर्ड वेरिएबल जो है ना, मैं उसका नाम सी रखूंगा। आपको दिखेगा बहुत सारे बुक में टी दिया हुआ है, अलग अलग नाम से रहता है, मैं सी लेता हूं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? तो मेरे पास, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ए है, बी है, सी है, ये फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। तो 3 जन है, 3 जन को क्या करना है? गाड़ी में बैठाना है। तो गाड़ी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैब बोलते हैं। कैब, कैब बोलते हैं ना, कैब का मतलब गाड़ी होता है। तीनों को बैठा दीजिए। कैसे कैसे बैठाइएगा? ए में, बी में, सी में। तो कैब में 3 जन को बैठा दीजिए, ए बी सी। परफेक्ट। एक बार चेक करते हैं। सपोज अगर आप ए का वैल्यू 5 दिए हैं और बी का वैल्यू 10 दिए हैं, तो C इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू सी पे चल गया, यानी कि 5 चल गया। पहला पार्ट खत्म। ए इक्वल्स टू बी, बी का वैल्यू अभी कितना है? 10 है, तो ए पे कितना चल गया? 10। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वेरिएबल जो है एक ही वैल्यू को होल्ड करता है, 2 वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 अभी हट गया और 5 की जगह ए के पास क्या गया? 10 आ गया। परफेक्ट। अभी देखिए दोनों के पास 10 10 है। बी इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू यहां पे था, इसीलिए तो रखे थे टेम्पररी होल्ड करके, क्योंकि ये वैल्यू लॉस्ट हो जाता है। तो सी का, ए का कॉपी किसके पास है? सी के पास। तो यहाँ पे लिख दिया सी, तो इसके पास आ गया 5। तो देखिए ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 5, यहाँ पे ए का वैल्यू 5, यहाँ पे पहले 10 था। ये पहले का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले 5 और 10 था और अभी देखिए 10 और 5 हो गया। समझ में आया? ये निंजा टेक्निक है, आपको याद ही नहीं करना कि क्या था, ए को पहले डालना था, बी को, कुछ नहीं। कैब इक्वल्स टू एबीसी, कैब, कैब बुलाओ, तीनों पैसेंजर को घुसाओ, काम खत्म। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट, जैसे बिफोर स्वैपिंग का किए थे वैसे आफ्टर स्वैपिंग का भी कर देते हैं, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर ए, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, बी। ठीक है, खत्म। चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी। अब बोला है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पहले तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझे कि हाँ भाई 2 ग्लास रहेगा तो एक तीसरा चाहिए चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ तो बोला कि थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, तो यहाँ कौन काम आएगा? यहाँ मैथमेटिक्स काम आएगा। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा भी बताया जाता है कि मैथ्स भी बहुत हेल्प करता है आपको कोडिंग में। तो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कंप्यूटर भी उसका अच्छा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक ही लगता है कहीं ना कहीं। ऐसा जरूरी नहीं है, बस ऐसा बताया जाता है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, जैसे अभी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो पहले तो 2 नंबर मेरे को लेना है, लिख लेते हैं इंट
इनपुट। ठीक है, यहां लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। चलिए पहला नंबर आ गया। अब ले लेते हैं बी इक्वल्स टू इंट इनपुट। यहां लिख देते हैं एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब प्रिंट कर देते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज आर ए स्पेस बी। काम खत्म। अब निंजा टेक्निक, ये टेक्निक में कुछ निंजा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी कीजिएगा पहले, उसके बाद कुछ नहीं, ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो बस ये याद रखिएगा, ठीक है। ए पे ए प्लस बी कर देंगे, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, बस। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे मैं दिखाता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। सपोज आपने ए का वैल्यू दिया है 10 और बी का वैल्यू दिया है 5। तो पहले करते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस बी यानी कि कितना हो गया 15, यानी कि ए का ये वाला वैल्यू लॉस्ट हो गया। अब ए के पास जो नया वैल्यू है वो है 15। अब आते हैं बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ए का भी वैल्यू कितना है 15 है और बी का वैल्यू कितना है 5। तो 15 माइनस 5 कितना हो गया 10। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे ए माइनस बी। ए का वैल्यू अभी भी कितना है 15 है, लेकिन बी का वैल्यू अभी चेंज हो गया, पहले 5 था अभी तो 10 हो गया। तो 15 माइनस 10 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 5 था, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 10 हो गया, जबकि यहाँ पे बी का वैल्यू 5 था। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 10 है, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 था, यहाँ पे ए का वैल्यू 5 हो गया। स्वैपिंग हो गया बिल्कुल। अब इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर ए स्पेस बी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहां पे बता रहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। एग्जाम फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। पहले बताए थे कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका वैल्यूज हम लोग इनपुट नहीं लेते हैं, सिर्फ लेना क्या है सी, क्योंकि सी अगर मेरे पास आ गया तो फॉर्मूला में डालूं तो एफ निकल जाएगा, सिंपल है। चलिए सेंटीग्रेड के लिए मैं ले लेता हूं सी। यहाँ पे फ्लोट लीजिएगा कि इंट, कभी कभार पॉइंट में भी हो सकता है 45.5 डिग्री हो सकता है ना, तो चलिए इसमें फ्लोट लिख लेते हैं। फ्लोट क्या लिखेंगे, इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है सेंटीग्रेड आई होगा, ठीक है, एंटर टेम्परेचर सेंटीग्रेड। सी आ गया, बाकी तो फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिखेंगे सी इंटू 9/5 प्लस 32। बस हो गया हमारा फॉर्मूला। ओह यहां पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है 32 इसको ब्रैकेट में डालें तो ये इक्वेशन जब कंप्लीट होगा फिर 32 के साथ ऐड हो जाएगा। जो हम लोग बॉडमस यूज करते हैं कंप्यूटर में, ये आपका मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा कि कंप्यूटर में हम लोग बेडमस यूज करते हैं, ठीक है बेडमस, और मैथ में हम लोग यूज करते हैं बॉडमस। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया कि पहले ब्रैकेट वाला काम जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये एडिशन होगा। बेडमस में ई जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है और उसमें ओ का मतलब ऑफ हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एफ ए स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे को देखना पड़ जाता है, HRENHEIT फ़ारेनहाइट इज कॉमा एफ, ठीक है एकदम सिंपल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप आज की सीरीज में आपको बहुत सारे चीज समझ में आया कि प्रिंट स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, इनपुट कब करते हैं, एंड कब लिखते हैं, फ्लोट कब लिखते हैं, स्लैश की, स्लैश एन, और कुछ प्रोग्रामिंग भी हम लोग कंप्लीट किए हैं। आपका काम बस इतना ही है कि अगर वीडियो समझ में कहीं पे दिक्कत हुआ तो उस चीज को आप फिर से एक बार देख लीजिए, और जितना भी मैंने अभी प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे करवाया, जो बोर्ड में लिखा, वो आप एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ, उसको रखे रहिए अपने पास। आगे मैं जितना भी फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करूंगा एक कॉपी में आपके पास रहेगा, और आप उसका प्रैक्टिकल कीजिए घर पे। और अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, या तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर पक्का डेफिनेटली चेक करूंगा। और ऐसा ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो में जैसे ही बनता है तो हमें बोलना पड़ता है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको इसी तरह से सीरीज ला के आपके कंसेप्ट को पूरा क्लियर करूंगा। अब आप सोचिए कि मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया, क्या इसमें कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है, इनपुट का काम क्या है? बिल्कुल नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप कमेंट मेरे को जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट में बहुत जल्दी एक इसका नेक्स्ट वाली सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें होपफुली मैं लूप को कवर अप करूंगा, आगे मैं कंडीशंस को कवर अप करूंगा, उसके बाद लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फाइल हैंडलिंग, ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। अगर आप सोचेंगे कि सर आप वन शॉट वीडियो बना दीजिए, पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर में वन शॉट वीडियो से आप कुछ नहीं सीख पाइएगा, मेरा ये गारंटी है आपसे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका शायद हो जाता होगा वन शॉट वीडियो में कि चलो एक रिवीजन हो जाता है, कंप्यूटर पे नहीं होता, क्योंकि इसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। जैसे मैथ में आपको हर प्रोग्राम जो प्रॉब्लम रहता है उसको करना पड़ता है, ताकि आपका दिमाग समझ में आए कि किस तरह का प्रॉब्लम को कैसे, कौन से फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करके कर सकते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में, पाइथन में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यही है कि 20% से आप 80% अचीव करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग का एक दो फेज आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट का बात किया जा रहा है। आगे का जो वीडियो होगा वो हमारा थोड़ा शॉर्ट वीडियोस होगा, क्योंकि इस पे कंसेप्ट पे हम लोग फोकस किए हैं। तो कंसेप्ट समझाने में टाइम लगता है, हर चीज आप इजीली नहीं पा सकते। बीइंग अ स्टूडेंट आपका होना चाहिए कि वीडियो कितना भी लंबा हो हम सीखेंगे, समझेंगे। ये वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि मेरे को आपको समझाना पड़ रहा है हर चीज को परफेक्शन के साथ, ताकि आप जब प्रैक्टिकल घर पे करें तो आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई चीज रटना ना पड़े। अब रटने में भी तो आपका आधा घंटा चल जाएगा, तो उससे अच्छा कि आप मेरे को थोड़ा सा 1 घंटा यहाँ सुन लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता होगा तो कर दीजिएगा। थैंक यू।